मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है और मेरे गांव के अंदर बहुत पहले घटित हुई थी। वही मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। लालच बुरी बला है। इसी आधार पर लालच के ऊपर ही ये कहानी है कि कैसे एक इंसान के साथ विश्वासघात करता है और उस विश्वासघात का नतीजा कितना खराब होता है। ये सब इस कहानी के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने खुद अपनी आँखों से देखी हुई है तथा वो दृश्य आज भी मेरी आँखों के सामने घूम रहे हैं। यदि आपको ये कहानी के रूप में एक घटना आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब सुनिए मेरे गांव की एक सच्ची घटना। आज से करीब 50 साल पहले की घटना है। हमारे गांव में लोहिया नाम का सेठ था, जिसकी बेरी के मेन बाजार के अंदर बहुत बड़ी दुकान थी और लोहिया उस दुकान को चलाता था। इसीलिए उसको लोहिया कहते थे, क्योंकि उसका लोहे का कारोबार था। अब सेठ के लड़के बाहर बिजनेस करते थे, बॉम्बे कलकत्ता, और सेठ अकेला ही गांव में रहता था तथा अपनी दुकान चलाता था। अब सेठ की पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी, तो अपनी हवेली के अंदर सेठ अकेला ही रहता था। सेठ के पड़ोस में एक ब्राह्मणी थी, जिसकी शादी होते ही वो विधवा हो चुकी थी। उसका नाम हरबाई था। हरबाई भी एक सेठ की कोठी में रहती थी। सेठ ने उसे सिर्फ रहने के लिए दे रखी थी कि तू इसमें रह और अपना गुजारा कर। सेठ लोहिया ने हरबाई से कहा कि बेटी, तू मेरे घर का काम कर दिया कर, मेरा खाना बना दिया कर, मेरे कपड़े वगैरह धो दिया कर, मैं तुझे पैसे दूंगा और उससे अपना काम चला लेना। अब हरबाई को भी ये बात पसंद आई कि जो चाचा जी ठीक कह रहे हैं कि मैं इनका काम भी कर दूंगी, मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और मेरा गुजारा भी हो जाएगा। क्योंकि हरबाई पता नहीं कहाँ की थी, लेकिन वो अकेली रहती थी। अब वो सुबह उठती, अपनी हवेली से सेठ की हवेली जाती और सेठ की हवेली में जाके उसका नाश्ता तैयार करती, उसके लिए दूध लेके आती पड़ोस से, चाय बनाती और सेठ का सारा काम करती। सेठ 9 बजते ही दुकान पर चला जाता और हरबाई पीछे से सारा घर का कार्य समेट कर अपनी हवेली में वापस चली जाती। एक ताली लोहिया सेठ के हवेली की हरबाई के पास रहती थी और एक सेठ के पास रहती थी। अब कोई जमींदार सेठ से पैसे लेने के लिए आया। सेठ ने कहा, भाई वैसे तो नहीं मिलेंगे, कुछ टूम ठेकरी रखो, उसके बाद मैं आपको पैसे दूंगा। क्योंकि सेठ का
ब्याज का भी कारोबार था। सेठ लोगों को पैसे देता था और उनकी टूम गहने रखवा लेता था और ब्याज पे पैसे दे देता था। अब हरबाई तो घर का मेंबर थी। सेठ ने जमींदार को पैसे दिए और उसके गहने उठाकर 2 मटके रख रखे थे, एक मटके में रख लिए। वो मटके सेठ ने दोनों ही जमीन में गाड़ रखे थे और उनके ऊपर हमेशा ही कालीन पड़ा रहता था कि किसी को ये पता ना चले कि यहाँ भी कुछ दबा हुआ है। अब हरबाई सब देख रही थी कि सेठ के पास तो गहने भी बहुत हैं। काठ की अलमारी थी। जो ही सेठ वक्त घर आता, शाम के टाइम सारे दिन की जो बिक्री होती वो पैसा घर लेके आता तो सेठ अलमारी में रखता था। काठ की अलमारी थी, उस पे हमेशा ताला होता था, लेकिन हरबाई सब देखती थी कि सेठ की तो अलमारी भी भरी हुई है और सेठ के पास गहने टूम बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सेठ के पास आमदनी बहुत थी और सेठ वैसे तो शराफत का पुतला था, सबसे प्यार से बात करता, सबको पैसे देता, लेकिन उसके बदले वो सबके गहने रखवा लेता था। इस बात का किसी को पता नहीं था कि सेठ गहने भी रखवाता है। सिर्फ हरबाई उसकी घर की मेंबर थी, उसी को ये पता था कि चाचा जी के पास बहुत सारे गहने हैं और रुपए भी बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारे ही गांव में दीपचंद होता था, उसे बहुत कमज़ोर और बिल्कुल ही पतला था, उसे दीपू हार्ट कहते थे। वो बिगड़ टाइप था, आवारा टाइप था। क्या करता था, बाजार के अंदर जाता, बनियों से उगाही करता और जहाँ भी लड़कियाँ बैठी दिखती उनको कुछ न कुछ ला के दे देता था कि बहनों तुम खाओ, ये बनियों की हराम की कमाई है। मैं अपनी बहनों के लिए कभी मूंगफली लेके आता, कभी लड्डू लेके आता, और जहाँ भी 10-20 लड़कियाँ, पहले रिवाज था कि सिलाई भी इकट्ठी बैठ के करती थी, कढ़ाई भी इकट्ठी बैठ के करती थी, और उस टाइम पे चरखे होते थे, सूत काटती थी, वो भी इकट्ठी बैठ के काटती थी। तो जहाँ लड़कियाँ बैठी दिखती, दीपू वहीं आ जाता और वहीं अपनी बहनों को कुछ न कुछ खाने को दे के चला जाता। पूरे गांव में वो और किसी को भी तंग नहीं करता था, सिर्फ बाजार में जाके दुकानों से उगाही करता था और वो भी यूं ही बांट देता था। यदि कोई ऐसा ही होता, गरीब होता, उसके घर के चूल्हा नहीं जलता था तो दीपू उसकी मदद करता था। जो ही बाजार से उगाई आती थी वो किसी न किसी के गरीब के घर में पैसे दे के आ जाता था कि जाओ तुम अपना राशन ले आओ और अपने बच्चों का पेट पालो। इसलिए गांव वाले उससे खुश थे, लेकिन बाजार के व्यापारी उससे बहुत तंग थे, क्योंकि वो उन्हीं को सेता था जिसके पास पैसा होता था। अब पता नहीं कैसे वो हरबाई के कांटेक्ट में आया और हरबाई ने उसको बताया कि भाई दीपू, लोहिया सेठ के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, टूम ठेकरी भी बहुत है, अकेला जीव है, बहुत ज़्यादा कमाता है, क्यों न तू इसके यहाँ डाका मार ले और इसके पैसे लेके और गरीबों में बांट दे तो गरीबों का भला हो जाएगा। सेठ के पास तो अथाह धन है। अब दीपू का भी दिमाग फिर गया और उसने कुछ बंदे कलाहौड़ से बुलाए और रात को भेष बदल लिया। सरदारों का भेष बना के
दाढ़ी मूछ लगा के, पगड़ी बांध के। हरबाई से तो मिलाई हुआ था। हरबाई ने बाहर का गेट खुला छोड़ दिया और दीपू तथा उसके साथी सेठ की हवेली में अंदर आ गए। और हरबाई कह के कि चाचा जी मैं अपने हवेली जा रही हूँ, अपनी हवेली आ जाती है। सेठ अंदर से ताला बंद कर लेता है, लेकिन चोर तो हरबाई के जाने से पहले ही अंदर जा चुके थे। अब क्या होता है, उन्होंने सेठ के सोने का इंतज़ार किया कि सेठ सो जाए तो हम सेठ का माल निकाल के चले जाएं। लेकिन जब उन्होंने जमीन में से वो गहनों वाले मटके निकाले, उनका खुड़का हुआ, आवाज़ें आई, तो सेठ की आँख खुल गई। सेठ ने देखा कि कुछ लोग तेरे घर में चोरी कर रहे हैं। उन्होंने अलमारी का भी ताला तोड़ा, अलमारी से रुपए निकाले और मटकों में से गहने निकाले और एक बड़ी सारी कट्टा लेके उसमें सब कुछ भर लिया। अब उस बोरी में भी काफ़ी वजन था, क्योंकि सेठ ने तो पता नहीं किस किस के गहने मटकों में डाल के रख रखे थे। अब क्या होता है, सेठ की आँख खुल जाती हैं और सेठ खड़ा हो जाता है, कहता है मैं अपने पैसे को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। दीपू कहता है सेठ आगे से हट जा, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। लेकिन उसने दीपू की आवाज़ पहचान ली और कहने लगा, दीपू तुम मुझे मार मत, सारे धन को ले जा, मैंने तेरे को पहचान लिया है तेरी आवाज़ से। और सेठ ने अपने हाथ से उसकी दाढ़ी और मुंह हटा दी। अब तो दीपू चौंक गया कि सेठ को तो पहचान में आ गया, और सुबह उठते ही सेठ थाने में जाएगा, तेरा नाम लेगा और तेरे को पकड़ा जाएगा। अब सेठ दीपू ने क्या किया, सेठ का कत्ल कर दिया। अब सेठ का कत्ल करने के बाद तीनों दोस्त चोर बाहर निकले और बाहर की कुंडी लगाकर चले गए। अब जो ही सुबह हरबाई आई, उसको वैसे तो पता ही था कि रात को क्या घटना घटी है, लेकिन उसको तो अपना बचाव सूझ रहा था कि तू बचाव करेगी तो तू बच जाएगी। वो आई, सेठ की कुंडी खोली, अंदर गई तो सेठ की खून में लथपथ लाश पड़ी हुई थी। हरबाई ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि पता नहीं चाचा जी को किसने मार दिया, पता नहीं किसने डाका डाल लिया, पता नहीं किसने चोरी कर ली। अब हरबाई की आवाज़ सुन के आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। आस पड़ोस के लोगों ने सेठ के लड़कों को भी इतला कर दी कि भाई तेरा बाप मारा गया है और तुम गांव में आ जाओ। अब क्या था, पैसे वाले लोग थे, इतनी पुलिस आ गई कि गांव वालों का अंदर और बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हर जगह जहां देखे वहीं पुलिस, न किसी को बाहर निकलने दें, न किसी को गांव के अंदर आने दें। पूरा गांव पुलिस ने जो जो नामजद थे सबको उठा लिया, सबकी पिटाई करी, सबसे पूछताछ करी, लेकिन दीपू का किसी ने नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के भले में रहता था, दूसरों के बारे में सोचता था, दूसरों की सहायता करता था, इसलिए दीपू का किसी ने नाम नहीं लिया। इस तरह से 10 दिन बीत गए और गांव वालों को फांसी आने लग गई, क्योंकि न खेत में जा सकते, न क्यार में जा सकते, न अपना कोई काम कर सकते। गांव वाले बिल्कुल तंग आ चुके थे। अब सरकार ने पुलिस के साथ कुत्तों को भेजा, लेकिन
कुत्ते सेठ के घर से निकल के खेतों में जाते और वहाँ जाके बैठ जाते। पता नहीं वो किस व्हीकल में गए, कैसे गए, उससे आगे कुत्ते गए ही नहीं। उन्होंने पता ही नहीं चला कि चोर कहाँ गए और कहाँ नहीं गए। अब क्या होता है, दीपू ने सोचा कि यदि तू उजागर नहीं होगा, पुलिस के सामने नहीं जाएगा, तो गांव वाले तंग होते रहेंगे और इनको कोई आदमी मिलेगा नहीं और ये ऐसे ही मेरे गांव वालों को तंग करते रहेंगे। अब दीपू खुद चल के पुलिस के पास आता है और कहता है किसी भी गांव वाले का कोई दोष नहीं है, लोहिया मैंने मारा है और उसके घर में लूटपाट भी मैंने की है, इसलिए मुझे अरेस्ट करो और किसी को तंग मत करो। लेकिन पुलिस वालों को ये जच ही नहीं रहा था कि जो खुद कत्ल करने वाला है, खुद लूटपाट करने वाला है, खुद चल के आया है, तो शायद ये गांव वालों की भलाई के लिए झूठ बोल रहा है। पुलिस वालों ने कहा ठीक है दीपू, तू 10 नंबरी जरूर है, लेकिन तेरा नाम किसी ने नहीं लिया है, हम तुझे कैसे अरेस्ट करें। अब दीपू ने कहा कि मैंने ही लोहिया को मारा है, यदि नहीं जचती तो हरभाई से पूछ लो। अब हरभाई का नाम भी बीच में आ गया। अब जब हरभाई का नाम आया तो दीपू को और हरभाई को दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया। दीपू ने अपने सारा जो दोस्त था, सेठ को मारने का भी, लूटपाट करने का भी अपने सिर ले लिया और उन 2 दोस्तों का नाम नहीं बताया, क्योंकि दीपू तो वैसे ही 10 नंबरी था। हर महीने 20 दिन में थाने में जाता रहता था, पिटाई खाता रहता था। उसके हाड तो इतने पक चुके थे, इसीलिए उसे दीपू हाड कहते थे कि उसके हाडों पे मार का कोई असर ही नहीं होता था। अब पुलिस ने कहा एक जने का काम नहीं है, तुम कई मिले हुए थे, लेकिन दीपू ने ऐसा नहीं किया और जो दूसरे चोर दोस्त थे उनको बिल्कुल बचा दिया। इतनी मार खाने के बाद भी कि कई बार बेहोश हुआ, कई बार मरने को हो गया, लेकिन दीपू ने अपने दूसरे दोस्तों का नाम पुलिस को नहीं बताया और अपने सिर ही सारा का सारा दोष ले लिया। अब हरभाई को भी दीपू ने कहा कि इसका कोई दोष नहीं है, इसने तो सिर्फ इतना ही किया था कि हमारे लिए गेट खोल दिया था, लेकिन पुलिस कहाँ मानने वाली थी। इस मामले में कुछ सालों की हरभाई को भी जेल हुई और दीपू हाड को तो उम्र कैद हो गई। अब उसका जमानती तो कोई होने वाला नहीं था, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। चाहे कितनी भी भलाई करता हो इंसान, लेकिन लालच के अंदर आकर जो इतना बड़ा कदम उठा लेता है उसका कौन हिम्मती होता है। दीपू का भाई भी था, बेटा भी था, पत्नी भी थी, भरा पूरा परिवार था, लेकिन जेल के अंदर दीपू से मिलने के लिए कोई भी नहीं गया। अब क्या होता है, उसने जेल के अंदर बहुत अच्छा व्यवहार किया, सबके साथ मिलजुल कर रहा, किसी को हानि नहीं पहुंचाई। जो भी जेलर ने उसे काम दिया वो तय दिल से किया। सबके मन में यूँ हो गया, पता नहीं गलती से दीपू से ये इतना बड़ा कांड कैसे हो गया, लेकिन ये इंसान तो अच्छा है। अब उसने काफ़ी सालों के बाद कुछ दिन की छुट्टी के लिए अर्जी डाली। जेल अधिकारी ने बताया कि ठीक है, ये कत्ल के केस में अंदर है, लेकिन जेल के अंदर इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए इसे पेरोल पर भेज सकते हैं। अब जज ने भी उसको पेरोल पर भेज दिया और वो अपने घर में आ गया। अब उसने देखा कि उसकी कोई घर में इज्जत नहीं थी, कोई उससे बातें नहीं करता था। पत्नी भी उसके भाई की मेहर करती थी, क्योंकि वही उसके बच्चों को पाल रहा था, कमा के खिला रहा था।
उसने ऐसा देखा तो दीपू को गुस्सा आ गया। उसने अपने भाई को कुछ कहा, भाई ने उससे कुछ कहा, वो भाई को मारने के लिए उतारू हो गया। जो ही दीपू सारे के सारे रात को खाना खा रहे थे, अपना खाना छोड़ के भाई की गर्दन को जब मरोड़ने लगा, जब कत्ल करने लगा, तो दीपू के ही लड़के ने उसे मौत के घाट उतार दिया कि हमारे ताऊ ने हमारे को पाला पोसा है, यही हमारा सब कुछ कर रहा है, तू इसे भी मार देगा क्या? और उसको ऊपर से पटक दिया और दीपू के अंदर जान तो थी ही नहीं, और उसकी गर्दन जो ही जमीन पे लगे दीपू के प्राण पखेरु हो गए। अब कुछ दिन की लड़के को जेल हुई, उसने सारा वाकया खुद थाने में जाके कबूल किया और बताया कि मेरे हाथ से मेरे बाप का कत्ल हो गया है, और ये बात थी। गांव वालों ने भी उस लड़के का साथ दिया और कुछ सालों के बाद लड़का भी वापस आ गया। ये थी लालच बुरी बला। एक अच्छे भले परिवार का लालच ने सत्यानाश कर दिया, और जो इंसान जिसको दोषी नहीं समझते थे गांव वाले, वो दोष लेके इस दुनिया से चला गया। यही है एक सच्ची घटना और सच्ची घटना की कहानी। धन्यवाद।